नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं विजय प्राइम। मैं हूं रमती। आगे अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि क्या कुछ है 1 घंटे में लगातार राजनीति में, खेल जगत में, संस्कृति में, और इसके साथ भी होंगी बहुत सारी खबरें। बताएंगे पहली बड़ी खबर सदन में विपक्ष के हंगामे की। सदन में विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पेश कर दिया है। आज ये बड़ी खबर है, लिहाजा इस खबर पर दिन भर नजर रहेगी। जबकि दूसरी खबर पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़ी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लिहाजा इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। जबकि तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़ी है। ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। तीनों ही खबर पर होगी विस्तार से बात। और अब समाचार देख लेते हैं विस्तार से। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। चर्चा को शुरू करते हुए कांग्रेस की ओर से विपक्ष के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने कहा कि स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए और स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष समान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, ओम बिरला के संबंध व्यक्तिगत रूप से हर सदस्य के साथ अच्छे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। ओम बिरला पर हम व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, संविधान को बचाने के लिए बहुत दुखी मन से हमें ये प्रस्ताव लाना पड़ा है। इससे पहले विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए एक संकल्प आज सदन में पेश किया। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए सदन में संकल्प पेश किया। संकल्प पेश करने के समर्थन में 50 से अधिक सदस्य खड़े हुए, जिसके बाद पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने इस संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति दी। संकल्प पेश किए जाने से पहले AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ओम बिरला ने जगदंबिका पाल की नियुक्ति की है। ऐसे में पाल पीठासीन सभापति की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के सांसद KC वेणुगोपाल ने ओवैसी की बात का वस्तुतः समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं किया है और संवैधानिक शून्यता की स्थिति पैदा की है। उनका कहना था कि सदन को एक व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो कार्रवाई का संचालन करे। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने इसी राय का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जो भी आसन पर होगा उसे अध्यक्ष की तरह अधिकार होगा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सदन के नियम के तहत जिन्हें पीठासीन सभापति नियुक्त किया गया है उसे सदन संचालन का पूरा अधिकार है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के लोग चर्चा करने से भाग रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जिस विषय पर आसन से आदेश दे दिया गया है उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं है और ऐसे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। और राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा ने विपक्षी दलों पर सदन की मर्यादा भंग करने और चर्चा से भागने का गंभीर आरोप लगाया है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष अक्सर उन्हीं मुद्दों को बार बार उठाता है जिन पर पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी होती है। उन्होंने चुनाव सुधारों का उदाहरण देते हुए कहा कि इस विषय पर करीब 15 से 16 घंटे तक चर्चा चली थी, जिसमें विपक्षी सदस्यों ने भी भागीदारी की थी। हालांकि जब सरकार की ओर से जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कि विपक्ष की मंशा कहीं भी चर्चा करने की नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन 15 से 16 घंटे डिस्कशन हुआ था ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इन्होंने SIR के बारे में भी पूरी चर्चा की थी, लेकिन जब चर्चा का जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया था। ये इनका रवैया है। इनको कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में इनका कोई विश्वास नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी नकली गांधी परिवार के अंतिम और अबोध युवराज हैं। ये क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा LOP तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। आप LOP हैं, आप देते हैं सदन को इन्फॉर्मेशन कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? इसलिए ये अर्बन नक्सल की भूमिका में है। अब मैं सही कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के लिए वही हैं
जो मुगलिया संतलित का अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह था, नकली गांधी फैमिली का ये अंतिम युवराज अबोध युवराज है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि से संबंधित सवालों का उन्होंने जवाब दिया। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है। विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो सारा देश देख रहा है और इसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अभी हमारी विद्वान सदस्य श्रीमती लता बानखेड़े जी ने एक सवाल पूछा है कि इसको केवल 96 जिलों में क्यों लागू किया गया है। 100 में से 96 जिले, 4 जिले क्यों छूट गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूँ, बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं किया है। ये पाप किया है। पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय करने का पाप ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री ने किया है और इसके लिए वहां की जनता माफ नहीं करेगी। और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं संसद भवन से और ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, विपक्ष का जो हंगामा आज रहा है उसकी क्या वजह रही है और क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? चर्चा शुरू हो चुकी है? बिल्कुल रमा, चर्चा शुरू हो चुकी है और लोकसभा में हम देख रहे हैं कि देश में चौथी बार, 3 बार और ऐसा हो चुका है और चौथी बार लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया से संबंधित विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आज लाया गया, जिसे जो पीठासीन अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने स्वीकार किया और इसके लिए उन्होंने विपक्ष से अपने प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होकर एक तरीके से अपना पक्ष या वोटिंग करने की प्रक्रिया को अपनाया और जिसमें उन्होंने पाया कि 50 से अधिक सांसद इसके पक्ष में हैं, रिमूवल के प्रस्ताव के पक्ष में हैं, तो उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। हमने इसमें देखा कि प्रस्ताव पर गौरव गोगोई ने अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया और बार बार गौरव गोगोई को भी उन्होंने नसीहत दी कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के सदन के अंदर कंडक्ट को लेकर आपका जो प्रस्ताव है उस पर ही अपने भाषण को केंद्रित करें, लेकिन बार बार विपक्ष की तरफ से उन्हीं मुद्दों को उठाया गया जो खासतौर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको रखने की कोशिश की गई थी या रखा गया था। अब इसमें पूरे के पूरे चर्चा में हम देखेंगे कि इस लंबी चर्चा के दौरान क्या कुछ निकल के आता है। यहाँ साफ है कि जो अंतिम प्रक्रिया के तौर पर वोटिंग होगी और वोटिंग का परिणाम सभी जानते हैं, ट्रेजरी बेंचेस के पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन यहाँ सिर्फ बात वोटिंग की नहीं है, बात है कि मुद्दों को सदन में उठाकर और उस पर अपना परसेप्शन बनाने की। अभी भी बार बार जो पीठासीन अध्यक्ष हैं उनका आग्रह है विपक्ष की तरफ से कि वो उन्हीं मुद्दों को रखें और विषय के अनुरूप ही अपना व्यवहार रखकर अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि गतिरोध देखने को मिला और राज्यसभा में भी अगर हम बात करें तो विपक्ष की तरफ से जो कई बार ऐसा गतिरोध देखने को मिला, वॉकआउट भी वहां पर देखने को मिला। प्रश्नकाल हालांकि वहां पर सुचारू रूप से चला, प्रश्नकाल के दौरान भी कई बार गहमा गहमी देखने को मिली, लेकिन वहां पर भी जो नेता सदन है जेपी नड्डा ने उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष को सिर्फ उन मुद्दों को उठाकर हंगामा करने की आदत पड़ गई है जिन पर चर्चा विस्तार से हो चुकी है और जब ये चर्चा हो चुकी है तब ये चर्चा का जवाब होता है, तब ये वॉकआउट करते हैं। तो एक तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष पर सीधा हमला बोला गया और यहाँ पर हमने देखा दोनों सदनों में कार्यवाही तो आगे बढ़ ही रही है, इधर चर्चा हो रही है और वहाँ पर सामान्य रूप से चर्चा जो चाहे वो शून्यकाल के दौरान हुई हो या प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नों के जवाब आए हों, लोकसभा में भी प्रश्नकाल चला। तो ये जो आमने सामने की जो प्रतिद्वंद्विता है ये अभी दोनों सदनों में है। सदन सुचारू रूप से चल रहा है और तमाम तथ्य इस समय सदन के सामने निकलकर सामने आ रहे हैं, देश के सामने। बिल्कुल ऋषि, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आप बता रहे हैं चौथी बार इस तरह की स्थिति आई है, तो
किन तरह की स्थितियों में ये जिस तरह की जो मांग होती है वो की जाती है, कितना गंभीर ये होता है, और विपक्ष का रवैया जो इस वक्त लग रहा है, चाहे पीठासीन अधिकारी की बात को ही लेकर जिसपे सत्ता पक्ष ने भी आपत्ति जताई है, अपने आप में मंशा क्या दिखाई दे रही है? देखिए, हमेशा हमने देखा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने तो रहते ही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन ये चौथी बार ऐसा हो रहा है, 3 बार ऐसा हो चुका है, ये तथ्य है। लेकिन चौथी बार क्यों हो रहा है? बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है, और जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चाएं अलग अलग मुद्दों पर हमेशा कराई गई हैं, विस्तार से चर्चाएं हुई हैं, 15-15, 16-16 घंटे चर्चाएं हुई हैं, और एक ऐसे मुद्दे पर भी चर्चा हुई है जिसकी विपक्ष लगातार मांग करता रहा था, चुनाव सुधार जैसा मुद्दा था, उसमें भी विस्तार से चर्चा हुई। तो चर्चाओं की कोई कमी नहीं है, हमेशा चर्चाएं हुई हैं, लेकिन जो परसेप्शन की लड़ाई में आगे बढ़ने की जो प्रतिद्वंदिता है वो सदन में विपक्ष की तरफ से दिखाई देती है। और ऐसे में इस बार उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया है पक्षपात का, और ये प्रस्ताव हम जानते हैं कि संविधान में जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को चुनने का अधिकार है, वैसे ही उनको हटाए जाने का जो प्रोविजन है वो अनुच्छेद 1993 के तहत रखा गया है। और इस पूरी प्रक्रिया में कहा गया है कि जिस तरीके से जो लोकसभा अध्यक्ष हैं अनुच्छेद 95 के तहत इस प्रक्रिया में जब उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो वो चेयर नहीं करेंगे। इस बात का भी आज लोकसभा में पीठासीन अध्यक्ष ने साफ कहा कि जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष ने दिया, उसी दिन से लोकसभा अध्यक्ष ने जो सदन की जो कार्यवाही है उसको सीधे तौर पर उसमें शामिल न होने का निर्णय लिया। ये भी उन्होंने कहा कि ये अप्रत्यक्षता के साथ देखा जा सकता है कि ये पहली बार है, जबकि अमूमन होता यह है कि जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, यानी कि सदन का संचालन नहीं करेंगे। इस तरीके का प्रावधान संविधान में है, लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक सुचिता को दिखाया और इससे पहले ही इस प्रक्रिया में पहले ही पायदान पर जब कोई भी चीज आई उसी समय से अपने आप को उस प्रक्रिया से पूरा कर लिया। हालांकि इस मामले में रमा आपने भी खबरें बताई कि सदन में चर्चा शुरू होने से पहले बार बार ये बात कही गई कि जो इस समय सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुने गए हैं और उपाध्यक्ष नहीं है। तो इस तरीके के टोका टिप्पणी और जो सदन के जो प्रोसीजर्स को लेकर तमाम बातें आई, लेकिन अंततोगत्वा फाइनली जो चर्चा है वो आगे बढ़ गई और इस समय चर्चा जारी है और सिर्फ भोजनावकाश की वजह से अभी 2 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित की गई है। रमा, बिल्कुल, आगे का प्रोसेस ऋषि आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से जो चर्चा है वो प्रस्तावित है और लगातार जिस तरह से जो सत्ता पक्ष है वो भी विपक्ष पर मर्यादा के हनन की बात उठा रहा है, उसकी क्या वजह है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आज चलेगी? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आरोप प्रत्यारोप, टीका टिप्पणी और यहाँ पर जो परसेप्शन की लड़ाई है वो साफ तौर से देखी जा रही है। यहाँ पर गौरव गोगोई ने आरोप लगाया संसदीय कार्य मंत्री पर कि किस तरीके से सबसे ज्यादा इंटरप्शन का रिकॉर्ड उनके नाम से रहेगा। इस पर गृह मंत्री ने बीच में बोलते हुए कहा कि जो व्यवधान होता है उस वजह से संसदीय कार्य मंत्री को बोलना पड़ता है और इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना जो विपक्ष है, गृह मंत्री ने सीधा आरोप लगाया, पहले भी कभी नहीं देखा गया। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार इस चर्चा के दौरान हम देखेंगे और चल भी रहे हैं और चर्चा का जवाब यहाँ पर जब आएगा उस समय भी देखना होगा, क्योंकि ट्रेजरी बेंचेस ने आज साफ तौर से कहा कि आप जिस तरीके से लगातार चर्चा के जवाब के दौरान अनुपस्थित रहते हैं वैसा इस बार नहीं करेंगे, आपको उपस्थित रहना होगा और सुनना होगा। तो ये जो पूरा परसेप्शन है, निश्चित तौर से विपक्ष को इस बार सुनकर कम से कम धैर्य के साथ ये दिखाना होगा देश को कि वो सुनना भी जानते हैं, क्योंकि बार बार सत्ता पक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है और उन्होंने ये आंकड़ों के माध्यम से भी रखा है कि किस किस चर्चा के दौरान विपक्ष जो जवाब आया उस समय वॉकआउट करके गया। तो इस बार देखना होगा कि ये प्रस्ताव चूंकि खुद विपक्ष लेकर आया है और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लेकर आया है, ऐसे में अंतिम प्रक्रिया के तौर पर जब चर्चा का जवाब आएगा और निश्चित तौर से इसमें वोटिंग का भी प्रावधान हो सकता है, तो वोटिंग हो तो ऐसे में अंतिम जो दौर होगा वो भी बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये प्रस्ताव विपक्ष का है
और चर्चा इस समय काफी रोचक रूप से आगे बढ़ रही है। रमा, बिल्कुल यही आपसे समझना चाहेंगे कि अभी तक की चर्चा में क्या हुआ है, और इसके साथ ही क्योंकि एक गंभीर संवैधानिक दायित्व भी ये होता है, विपक्ष कौन से मुद्दे जो है इसमें लेकर आया है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर विपक्ष ये प्रस्ताव लेकर आया? देखिए रमा, जिस तरीके से इस प्रस्ताव के अगर हम पूरे जो सब्जेक्ट को देखें तो इसमें सीधे तौर पर विपक्ष एक प्रस्ताव लेकर आया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, और उनको बोलने दिए जाने से लेकर जो उनका आरोप है, उस आरोप के दौरान जो बातें कही थी, जैसे कि गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि उन्हें 20 बार इंटरप्ट किया गया। इस तरीके के जो आरोप हैं वो सत्ता पक्ष पर, माफ कीजिए, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन पर जो विपक्ष है वो लगा रहा है, और इसी मंसूबे के साथ उन्होंने ये प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, ये रिजोल्यूशन, और इस पर चर्चा चल रही है। इसमें निश्चित तौर से विपक्ष उन्हीं मुद्दों को एक बार फिर से उठाने की कोशिश कर रहा है जिन मुद्दों को लेकर गतिरोध हुआ था, व्यवधान हुआ था, और लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार आग्रह किया था कि आप उन मुद्दों को नहीं उठा सकते। और इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जब भी कोई सदस्य या जब भी कोई नेता या नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन कोई भी बोलता है, उस पर जो लोकसभा अध्यक्ष है उनकी जो रूलिंग है वो अंतिम होती है। इस बार इस रूलिंग को ही चुनौती देने का काम विपक्ष ने किया है। उन्होंने रूलिंग को कहा है कि यह भेदभावपूर्ण है और ये बोलने की जो उनकी जो दायित्व है और उनका जो जिम्मेदारी है उससे दूर करती है। इसी आरोप के साथ विपक्ष इस प्रस्ताव को लेकर आया है, और इस प्रस्ताव पर अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से जब कोई बोलता है तो किस तरीके की बातें रखी जाती हैं। हालांकि इस चर्चा के दौरान अभी तक जो गौरव गोगोई ने बोला है उस पर उन्हें ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से लगातार जो भी वो आरोप लगा रहे हैं उस पर उन्हें चुनौती मिल रही है। तो कहना होगा कि आज की जो ये चर्चा है बहुत दिलचस्प होने वाली है, और यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है उसके साथ सीधा एक छोटा सा सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। हालांकि चर्चा अभी चलेगी, बिल्कुल चर्चा चलेगी, और आप बता रहे हैं कि बेहद दिलचस्प है, सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से देखा जाए तो सत्ता पक्ष इसमें सीधे तौर पर जो विपक्ष के आरोप हैं उनको सिरे से खारिज करता हुआ दिखाई देगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अब जो बात होती है कि किस तरीके से जो विपक्ष है और वो लोकसभा अध्यक्ष या जो पीठासीन अधिकारी है उनके आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया है। जिस तरीके से नियमों की अनदेखी की है विपक्ष ने, इन सब आरोपों का मुझे लगता है कि विस्तृत ब्यौरा देगा, और जिस तरीके से रूलिंग दी गई थी, जिस तरीके से बताया गया था कि प्ले कार्ड लेकर नहीं आना है, वेल में नहीं आना है, और इसमें हमने पूर्व में देखा था कि जो ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई हैं और जो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष जब अलग अलग पार्टियों के जो नेता सदन होते हैं वो अपना पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि सदन की कार्यवाही चलाने के लिए उनका फुल सपोर्ट रहेगा और अध्यक्ष की गरिमा के अनुरूप वो व्यवहार करेंगे, सदन की गरिमा के अनुरूप वो व्यवहार करेंगे। तो इन सब व्यवहारों का ब्यौरा भी मुझे लगता है किस तरीके से विपक्ष का जो व्यवहार रहा है उसका एक लेखा जोखा ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से रहेगा, ऐसा अंदाजा है। लेकिन यहाँ आरोप प्रत्यारोप के तौर पर, यहाँ सीधे तौर पर ये देखा जाएगा कि उस समय विपक्ष किस तरीके से उनको सुनता है और उसका जवाब देता है। रमा, आप नजर बनाए रखिए ऋषि। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हर साल घरेलू वायु प्रदूषण छीनता है 5 लाख जिंदगियां। कारण लंग कैंसर और दिल की बीमारी। इससे बचें। एलपीजी या बायोगैस अपनाएं। अगर चूल्हा है तो प्रेशर कुकर में पकाएं। 75% तक धुएं से संपर्क घटाएं, क्योंकि इसमें खाना पके दुगनी तेजी से। और चूल्हे से दूर रहने पर 25% तक संपर्क और घटेगा। प्रेशर कुकर अपनाएं, परिवार को स्वस्थ बनाएं। ट्रिंग ट्रिंग,
हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस नई याचिका पर आज विचार कर रही है। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि जिन पुराने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं वे पहले वोट डाल चुके हैं, लेकिन अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इससे पहले 24 फरवरी को शीर्ष अदालत ने 80 लाख दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दी थी। तो SIR पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में बंगाल मतदाता सूची पर सुनवाई है और ये सुनवाई उन 80 लाख लोगों पर है जिनके नाम पर जो है वोटर लिस्ट में जो नाम जिनके काटे गए हैं उनको लेकर आज ये सुनवाई होनी है। वरिष्ठ वकील ने मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जाने पर आपत्ति जताई है, तो अपने आप में बेहद ये महत्वपूर्ण सुनवाई आज हो जाती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ नई याचिका पर आज विचार करेंगे। मतदाता सूची पर नाम कटने के खिलाफ ये सुनवाई आज हो रही है और SIR पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ नई याचिका पर विचार करेगी। SIR पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं क्योंकि 80 लाख लोगों के नाम पर फैसला होने से संबंधित ये सुनवाई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरह से SIR की प्रक्रिया पारदर्शिता को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार जारी है और राज्य सरकार का जिस तरह से इस पर रुख रहा है, इसे देखते हुए ये सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये सुनवाई और सभी की नज़रें इस पर लगी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के 11वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज़्यादा ताकत से हमला करेगा और दुश्मन के पूरी तरह से ख़त्म होने तक ये जंग जारी रहेगी। साथ ही ट्रंप ने अपने संदेश में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है अगर ईरान ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो उस पर मौत, आग और तबाही का कहर टूट सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे लक्ष्यों को निशाना बना सकता है जिन्हें नष्ट करना आसान है और जिनसे ईरान के भविष्य में पुनर्निर्माण क्षमता भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो आशा और प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी समुद्री रास्तों में से एक है। इस रास्ते से वैश्विक तेल कारोबार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। हालांकि इससे पहले फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही जंग जल्द खत्म होने की बात कही थी, जिस कारण अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं एशियाई शेयर बाजार हरे निशान में खुले और ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहते हैं तो वो पश्चिम एशिया से 1 लीटर भी तेल निर्यात नहीं होने देगा। साथ ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि जंग कब खत्म होगी ये फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा।
IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने ट्रंप के दावों को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपनी हार छिपाने के लिए झूठी सैन्य सफलता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा पश्चिम एशिया में चल रही जंग का अंत वे ही तय करेंगे। ये बयान ट्रंप के जंग जल्द खत्म करने की बात के बाद आया है। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बयान में आगे कहा कि अब इस क्षेत्र के हालात और भविष्य का फैसला ईरान की सशस्त्र सेनाओं के हाथ में है और अमेरिकी सेना इस जंग को खत्म नहीं करेगी। वहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का आज 11वां दिन है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उसने आज ईरान की ओर से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक लिया है, यानी उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। इस हमले में कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे, लेकिन यूएई ने उनमें से ज़्यादातर को सफलतापूर्वक टारगेट से पहले ही गिरा दिया। ये बयान उस समय आया है जब कुछ घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ बातचीत की संभावना को खारिज करते हुए अमेरिका के साथ हुए अपने पुराने अनुभव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा अगर ज़रूरत होगी तो ईरान जब तक आवश्यक हो मिसाइल हमले जारी रखने के लिए तैयार है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बात की। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन ने इस संघर्ष को जल्दी राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से खत्म करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने ये विचार खाड़ी देशों के नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद रखे। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? ईरान ने कहा है कि जो वॉर है वो वही ख़त्म करेगा और उसके साथ ही ट्रंप ने जिस तरह से धमकी दी है कि 20 गुना दुगनी ताकत से जो है वो हमला होगा अगर स्ट्रेट और हॉर्मुज़ नहीं खोला गया। किस तरह की स्थिति वहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए रमा, निश्चित तौर पे जब युद्ध हो रहा होता है तो युद्ध में जो सभी पक्ष है वो सभी पक्ष अपने हिसाब से दावे करते हैं और ये दावे इसलिए भी किए जाते हैं कि वहाँ की जनता को, वहाँ के सैनिकों को और जो उनके अपने जो पक्षधर हैं उनके अपने जो सहानुभूति जो रखते हैं उन सब का जो है मनोबल बनाए रखा जाए। और इसी लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ये अपनी बातें बोल रहे हैं कि युद्ध वो जल्दी खत्म कर देंगे और ईरान भी लगातार ये बात बोल रहा है कि युद्ध हम खत्म करेंगे। युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है, इजराइल ने शुरू किया है। तो ये बातें देखिए हम लोगों को सुनने को मिलती रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पे जो जमीनी हालात है, जमीनी हालात में ईरान को भी भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है और उस तरफ अगर देखें तो मध्य पूर्व के देश जिन्हें अमेरिका अपना एलाई समझता है, अपना मित्र समझता है, उन देशों को क्षति उठानी पड़ रही है। और खास तौर पे आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो आवाजाही है, हवाई जहाज बहुत सारे रुके पड़े हैं, विभिन्न एयरपोर्ट पे लोग एक दूसरे से अपने अपनी जगहों पे नहीं जा रहे। तो और उसके अलावा तेल का जो संकट है, तेल का भी भयानक संकट आने की आशंका जताई जा रही है। तो ये जो है पूरी तरह मामला अब ईरान के हाथ में है कि ईरान अगर जो खाड़ी के देश है, खाड़ी के देशों की बात सुनता है, खाड़ी के देशों के अंदर एक बात कही जा रही है कि हमने तो ईरान पे हमला नहीं किया, तो ईरान हम पे, हमारे नागरिक ठिकानों पे, हमारे जो तेल शोधक संयंत्र हैं वहां पे क्यों हमले कर रहा है। लेकिन ईरान की रणनीति है कि इसी के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप पर एक दबाव बनाए रखा जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पर सीधे ईरान हमला करने की स्थिति में नहीं है, उनके पास वो क्षमता नहीं है। लेकिन अमेरिका के जो एलाई हैं मिडिल ईस्ट में, उन एलाई पर हमला करके वो एक तरीके से दबाव बनाने की रणनीति पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, हार्मोज के क्षेत्र में भी वो लगातार ये कह रहे हैं, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इधर से किसी भी तेल वाहक जहाज को नहीं जाने देंगे। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी है कि हम अगर ईरान इसे रोकेगा तो और ज्यादा उसे खतरे का सामना करना पड़ेगा, 20 गुना अधिक ताकत से अमेरिका हमला करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे अभी तक अमेरिका का कोई नेवी का वहां नहीं पहुंचना, यह इस बात में संदेह पैदा करता है कि आखिरकार अमेरिका इस इलाके को शांत रखने के लिए इच्छुक है कि नहीं है, इच्छुक है। क्योंकि जैसे ही नेवी वहां पहुंचेगी तो आमने सामने की लड़ाई ईरान के साथ उनकी शुरू हो जाएगी। और अभी तक अमेरिका जो है वो हवाई हमले तो कर रहा है, लेकिन सैनिक हमले जो जमीनी और जो आमने सामने की नेवी की लड़ाई है, उस लड़ाई में अभी तक अमेरिका नहीं उतरा है। तो आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या अमेरिका का कोई नेवी वहां पहुंचता है, क्या अमेरिका अपने जो नौसैनिक हैं और उनके जो कमांडो हैं उस कमांडो को उधर भेजते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज में, ताकि वहां जो तेल वाहक जहाज है, जो दुनिया के कई देशों के तेल वाहक जहाज है
उन तेलवाहक जहाजों को शांति से वहां आने जाने की छूट मिल सके। जी प्रभु। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो बातचीत है वो कितनी अहम हो जाती है अपने आप में, और जिस तरह से ईरान की रणनीति हम देख रहे हैं तो वो किस तरह से वहां पर जो है लगातार दिखाई दे रही है, और उससे आगे जो ये एस्केलेशन है उसमें उसकी स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, निश्चित तौर पे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बात की है, और व्लादिमीर पुतिन एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही ताकतवर नेता है, और उनकी बात ईरान मानता है। ईरान जो है, ईरान और रूस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ईरान के नेताओं से रूसी राष्ट्रपति बात कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, मध्य पूर्व के भी कुछ देश हैं जिनके साथ उनकी बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको फोन किया है और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बात हुई है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जो रूसी तेल पे सैंक्शन है, उस सैंक्शन को हटा रहे हैं ताकि बाजार में संतुलन बना रहे। तो निश्चित तौर पे एक मिला जुला एक प्रयास हो रहा है दुनिया के कई देशों के साथ। उसके पहले आपने देखा कि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत भी आए थे, और भारत में उन्होंने जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई है। तो सभी देशों की कोशिश ये है कि ये मामला किसी तरीके से हल हो, लेकिन अब ये पूरी तरह जो कहते हैं कि किसके कोर्ट में बॉल है, तो बॉल अभी भी अमेरिका के कोर्ट में है, इजराइल के कोर्ट में है, क्योंकि उनकी तरफ से ये हमले शुरू किए गए थे ईरान पे, जब उस समय जब बातचीत बहुत ही एडवांस स्थिति में पहुंच गई थी। ओमान की तरफ से बातचीत हो रही थी, ओमान ने मध्यस्थता कर रहा था, और ओमान ने दावा किया था कि बातचीत अंतिम चरण में पहुंच रहा है, और इसी बीच में ये इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले हुए। तो निश्चित तौर पे अब अगला कदम किस तरीके का होगा, क्या अब जो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन कोई मध्यस्थता की फॉर्मूला बनाने की स्थिति में है? क्योंकि देखिए, रूस यूक्रेन मसले पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कोशिश की, लेकिन अभी तक वो लड़ाई जारी है रूस यूक्रेन के बीच में। अब व्लादिमीर पुतिन ने एक पहल ली है, और उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई है उसके बाद उन्होंने दोनों की बात समझी है, ईरान की भी बात समझी है। तो आगे आने वाले दिनों में कोई फॉर्मूला अगर होगा तो निश्चित तौर पे वो फॉर्मूला सामने आएगा कि किस फॉर्मूले पे अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होती है, ताकि युद्ध विराम हो और आगे आने वाले भविष्य में भी इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो। क्योंकि देखिए, 11 दिन हो चुके हैं। पिछली बार भी आपने देखा कि अमेरिका ने ईरान पे जो हमला किया था वो 12 दिनों का युद्ध था। अब 12 दिन का युद्ध कल शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात कीजिए सद्दाम हुसैन वाली बात, जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने कार्रवाई की थी तो तकरीबन 21 दिन की वो कार्रवाई थी, और 21 दिन की कार्रवाई के बाद सद्दाम हुसैन ने सरेंडर किया था। उसके बाद भी लेकिन अमेरिका को काफी लंबा समय लगा वहां शांति स्थापित करने में इराक में। अब क्या उसी हालत में ईरान भी जाएगा? क्या वही फॉर्मूला डोनाल्ड ट्रंप अपनाना चाहते हैं ईरान में, या वो वेनेजुएला का फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं ईरान में, या कौन सी बात उनके दिमाग में है? क्योंकि रेजिम चेंज की जो बात वो कर रहे थे तो वहां तो रेजिम चेंज हो गया। आपने अयातुल्लाह खामनेई को जब मारा, उसके बाद से उनके पुत्र आके संभाल चुके हैं, लेकिन उनके साथ भी डोनाल्ड ट्रंप सहमत नहीं है, कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि वो भी ठीक नेता नहीं है। तो क्या फॉर्मूला है? इस फॉर्मूले को अभी डोनाल्ड ट्रंप बताने वाले हैं, बताएंगे किस तरीके से करेंगे। पुतिन के साथ उनकी बहुत बातचीत तो हुई है, अब देखना है, दुनिया को इंतजार है कि क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पे ईरान भी जवाब उसी तरीके से दे रहा है जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से। आप नजर बनाए रखिए अखिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मीडिया प्राइम में फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक, आप बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। हर साल घरेलू वायु प्रदूषण छीनता है 5 लाख जिंदगियां। कारण लंग कैंसर और दिल की बीमारी। इससे बचें। एलपीजी या बायोगैस अपनाएं। अगर चूल्हा है तो प्रेशर कुकर में पकाएं। 75% तक धुएं से संपर्क घटाएं, क्योंकि इसमें खाना पके दुगनी तेजी से। और चूल्हे से दूर रहने पर 25% तक संपर्क और घटेगा। प्रेशर कुकर अपनाएं, परिवार को स्वस्थ बनाएं। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार
स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा बल विजन 2047 को जारी किया। ये दस्तावेज भारतीय सेना के भविष्य को लेकर एक व्यापक योजना है जिसे एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना को 2047 तक एक आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत और एकीकृत बल में परिवर्तित करना है ताकि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस विजन में भारतीय रक्षा बलों के लिए आवश्यक सुधार, क्षमता वृद्धि और संगठनात्मक बदलावों का खाका तैयार किया गया है। इसमें वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीतियां बनाई गई हैं। इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य सभी सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल स्थापित करना है ताकि योजना संचालन और क्षमता विकास में सुधार हो सके। इसके अलावा भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचारों का महत्व भी बताया गया है। एक प्रमुख पहल ये भी है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए जिससे स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग संभव हो सके। इस दृष्टिकोण से घरेलू रक्षा विनिर्माण और तकनीकी क्षमताओं को मजबूती मिलेगी जो देश की सुरक्षा और विकास में अहम योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को केरल और तमिलनाडु की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री एर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉली प्रोपेन इकाई की आधारशिला रखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं NH 66 के हेलापड़ी चिंगला खंड के 6 लेन का निर्माण और वेंगलम से रामन टुटकर तक कोझिकोड बाईपास का 6 लेन का निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना, ल्यूब्रिकेंट निर्माण, ग्रामीण संपर्क, राजमार्ग विकास और रेलवे सेवाओं सहित प्रमुख क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नीलगिरी और इरोड जिलों में BPCL के सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखेंगे और चेन्नई में IOCL के ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मिड प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। हर साल घरेलू वायु प्रदूषण छीनता है 5 लाख जिंदगियां। कारण लंग कैंसर और दिल की बीमारी। इससे बचें। LPG या बायोगैस अपनाएं। अगर चूल्हा है तो प्रेशर कुकर में पकाएं। 75% तक धुएं से संपर्क घटाएं क्योंकि इसमें खाना पके दुगनी तेजी से। और चूल्हे से दूर रहने पर 25% तक संपर्क और घटेगा। प्रेशर कुकर अपनाएं, परिवार को स्वस्थ बनाएं। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे। अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट खारिज करने के आदेश में स्पेशल जज द्वारा ईडी पर प्रतिकूल टिप्पणी करने के मामले में केजरीवाल और अन्य को नोटिस जारी किया। इस मामले में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट अब 19 मार्च को सुनवाई करेगी। ईडी की ओर से वकील SV राजू ने कहा कि CBI मामले में कोर्ट द्वारा PMLA केस पर टिप्पणी का कोई मतलब नहीं बनता था। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि स्पेशल जज की टिप्पणी आमतौर पर जांच के तौर तरीके पर दिखती है। अक्सर कोर्ट इस तरह के ऑब्जर्वेशन देता रहता है। ईडी के वकील ने कहा कि हम उस मामले में पक्षकार ही नहीं थे, ना हमें सुना गया था। फिर
स्पेशल जज इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। बचाव पक्ष ने कहा कि ईडी के वकील कहीं से भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जहां भी कोर्ट कोई बात कहता है उसकी एक पूरी पृष्ठभूमि है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर सीबीआई जांच अधिकारी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगा दी थी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज पश्चिम एशिया के लिए अपनी विमान सेवाओं को और अधिक रफ्तार दे दी है। आज दोनों एयरलाइंस मिलकर पश्चिम एशिया के विभिन्न शहरों के लिए कुल 60 उड़ानें संचालित कर रही हैं। इन 60 उड़ानों में से 32 उड़ानें विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात के लिए तय की गई हैं। इसके अलावा जेद्दा और मस्कट से आने जाने के लिए भी 14 उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। ये सभी उड़ानें भारत के अलग अलग शहरों से दुबई, अबू धाबी, शारजाह और रास अल खैमा के लिए सुचारू रूप से उड़ान भरेंगी। और शेयर बाजार में पिछले कई दिनों से चल रही उथल-पुथल के बाद आज सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ये उछाल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक बाजार में सुधार की उम्मीद के कारण आया है। पश्चिम एशिया का संघर्ष जल्दी खत्म हो सकता है। बीएसई सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में करीब 800 अंक ऊपर खुला, लेकिन कुछ देर बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। अभी ये करीब 583 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं एनएसई निफ्टी ने 252.75 अंक चढ़कर 24,280.80 पर कारोबार शुरू किया। अभी करीब 180 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। आईटी और तेल एवं गैस को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक हरे निशान में रहे। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ जंग खत्म होने के संकेत के बाद एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिली। अमेरिकी शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ। वहीं एशियाई शेयर बाजारों ने वॉल स्ट्रीट में रैली के बाद सकारात्मक रुख दिखाया। जापान के निक्केई 225 सूचकांक ने 3.2% की बढ़त दर्ज की और दक्षिण कोरिया के बाजार में भी तेजी देखने को मिली। और कुवैत में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भारतीय राजदूत पमिता त्रिपाठी ने भारतीय समुदाय के साथ एक अहम वर्चुअल बैठक की। बैठक में दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। मौजूदा तनावपूर्ण हालात और उससे उपजी चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समुदाय के सदस्यों ने अपनी परेशानियां और सवाल सीधे राजदूत के सामने रखे। पमिता त्रिपाठी ने सभी को आश्वस्त किया कि दूतावास हर परिस्थिति में भारतीय नागरिकों के साथ खड़ा है। दूतावास ने स्पष्ट किया कि समुदाय को हर संभव सहायता देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। और मिड डे प्राइम में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हर साल घरेलू वायु प्रदूषण छीनता है 5 लाख जिंदगियां। कारण लंग कैंसर और दिल की बीमारी। इससे बचें। एलपीजी या बायोगैस अपनाएं। अगर चूल्हा है तो प्रेशर कुकर में पकाएं। 75% तक धुएं से संपर्क घटाएं, क्योंकि इसमें खाना पके दुगनी तेजी से। और चूल्हे से दूर रहने पर 25% तक संपर्क और घटेगा। प्रेशर कुकर अपनाएं, परिवार को स्वस्थ बनाएं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य उद्योग आहार 2026 के 40वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस मौके पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस उत्सव से भारत को बड़ा लाभ होगा। आज 40वां आहार महोत्सव शुरू हो रहा है। इसमें पहली बार इटली, एक विदेशी देश को, इटली को
कंट्री पार्टनर बना है। भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरते हुए प्रभाव को देखते हुए आज 38 देशों के साथ 9 FTA करके हमने विश्व की 2/3 बाजार में भारत को मौका मिले अपने सामान को बेचने का, अपनी सेवाएं देने का, वो रास्ता जो खुला है FTA के माध्यम से, 9 FTAs के माध्यम से, इसका पूरी तरीके से लाभ लेने में इस प्रकार के फेस्टिवल्स, इस प्रकार के एग्जीबिशंस भारत को बहुत लाभ देंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज विश्व का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। आने वाले दिनों में भारत विश्व का सबसे नामी ब्रांड होगा कि हम विश्व के सबसे बड़े किसान और मछुआरा क्षेत्र के निर्यातक बनेंगे। आहार और ऐसे और कई सारे इनिशिएटिव जो हम ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उससे भारत जो आज विश्व का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है एग्रीकल्चरल और मरीन प्रोडक्ट्स में, जो आज लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का हमारे किसानों का, हमारे मछुआरों के उत्पाद को निर्यात करता है, तो आगे आने वाले दिनों में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे नामी ब्रांड इंडिया इतना नामी होगा कि हम विश्व के सबसे बड़े किसानी और मछुआरी क्षेत्र के निर्यातक बनेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ अहम बैठक की। बैठक में हाई परफॉर्मेंस खेलों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने संयुक्त प्रशिक्षण शिविर और कोचों के आदान प्रदान पर जोर दिया। साथ ही खेल विज्ञान विश्लेषण और खिलाड़ी प्रदर्शन प्रणाली साझा करने पर भी सहमति बनी। बैठक में न्यूजीलैंड के कोच विकास मॉडल पर भी चर्चा हुई। इसे राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के पाठ्यक्रम में शामिल करने की संभावना पर विचार किया गया। वर्ष 2026 में भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होंगे। इसकी शुरुआत 1926 में भारतीय सेना की हॉकी टीम के न्यूजीलैंड दौरे से हुई थी। दोनों देशों ने खेल सहयोग और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक में खेल सचिव हरि रंजन राव समेत खेल मंत्रालय और विभिन्न खेल संगठनों के अधिकारी मौजूद रहे। रिकॉर्ड तीसरी बार T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को ICC की 2026 T20 विश्व कप टीम में शामिल किया गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैमसन ने 5 पारियों में 321 रन बनाने में सफलता पाई। सैमसन ने टूर्नामेंट की शुरुआत में भारतीय एकादश से बाहर रहकर की। ईशान किशन टूर्नामेंट में 317 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 193.29 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए टीम के शीर्ष क्रम को मजबूत किया। हार्दिक पांड्या इस सूची में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इस हरफन मौला खिलाड़ी को बल्ले और गेंद दोनों से उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने बल्ले से 2 अर्धशतक बनाए। इसके अलावा उन्होंने 9 विकेट भी लिए हैं। बुमराह टीम में शामिल चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें फाइनल में उनकी शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बुमराह टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने 8 मैचों में 14 विकेट लिए। संजू और बुमराह समेत तो भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा लगातार बना हुआ है। इसके साथ ही मीडिया प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।